Hello everyone, this is Suman Mehta, your SS teacher, and today I am going to tell you about the Indian Constitution framing. And let's start. Like South Africa, India's constitution was also drawn up under very difficult circumstances. South Africa का constitution draw करते टाइम जैसे उन्हें difficult situation को face करना पड़ा, ठीक वैसे ही भारत की स्थितियाँ भी थी. The making of the constitution for a huge and diverse country like India was not an easy affair. भारत जैसे बड़े और विविधता वाले देश में यहाँ एक कॉमन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करना कोई इजी टास्क नहीं था, यानी कोई आसान काम नहीं था. एट दैट टाइम द पीपल ऑफ इंडिया वर emerging फ्रॉम द स्टेटस ऑफ सब्जेक्ट्स टू द दैट ऑफ सिटीजन्स. उस समय पर भारत की जो जनसंख्या है वो जनता से, प्रजा से नागरिक बनने जा रही थी. सब्जेक्ट्स टू सिटीजन का मीनिंग है प्रजा से नागरिक. वो कैसे? क्योंकि ब्रिटिश पीरियड में हम ब्रिटिश रूल के अंडर में सब्जेक्ट थे, यानी उनकी प्रजा थे, जबकि इंडिपेंडेंस गेट करने के बाद हम भारत देश के नागरिक बन गए, एक ऐसा देश जो अब आज़ाद हो चुका था. द कंट्री वाज बोर्न थ्रू अ पार्टीशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजियस डिफरेंसेस. इस देश का निर्माण एक धर्म के आधार पर जो बंटवारा हुआ था उसकी वजह से हुआ था. दिस वॉज ए ट्रोमेटिक एक्सपीरियंस. एक बहुत ही दर्दनाक और भयानक अनुभव रहा है हमारा फॉर द पीपल ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान. पाकिस्तान के लोगों के लिए भी और भारत के लोगों के लिए भी एक दर्दनाक अनुभव रहा है. At least 10 lakh people were killed on both sides of the border in partition related violence. लगभग 10 लाख लोग दोनों साइड से बॉर्डर पर मारे गए. जब ये पार्टीशन हुआ तो बंटवारे से संबंधित जो हिंसाएं फैली, यहाँ पर मारकाट फैली, उसकी वजह से लगभग 10 लाख लोग दोनों तरफ मारे गए. देयर वॉज अनदर प्रॉब्लम. एक और भी समस्या थी. द ब्रिटिश एंड लेफ्ट इट to the rulers of the princely states to decide whether they wanted to merge with India or with Pakistan or remain independent. दूसरी समस्या अंग्रेजों ने पैदा कर दी. उन्होंने प्रिंसली स्टेट्स को ये बोल दिया कि चाहे तो वो भारत के साथ अपना राज्य मिला सकते हैं या फिर पाकिस्तान के साथ अपना राज्य मिला सकते हैं या फिर खुद को स्वतंत्र देश के रूप में स्थापित कर सकते हैं. The merger of these princely states was a difficult and uncertain task. इन राजाओं का जो साम्राज्य था इसको मिलाना एक बहुत मुश्किल और अनिश्चित काम था. When the constitution was being written, जब संविधान लिखा जा रहा था, देश का फ्यूचर कैसा हो, ये चीज़ जो है कैसे उसको सिक्योर किया जाएगा, ये आज जितना आसान लग रहा है उतना आसान नहीं था. ऐसे समय में जब लोग एक दूसरे पे विश्वास नहीं करते, धार्मिक आधार पर हिंसा फैली हुई है, या अभी प्रिंसली स्टेट्स का फ्यूचर भी डिसाइड नहीं हुआ, ऐसे टाइम में कॉमन कॉन्स्टिट्यूशन लिखना बहुत बड़ी समस्या होती है. The makers of the constitution had anxieties about the present and the future of the country. संविधान निर्माताओं के सामने बहुत परेशानी का समय था कि वो न केवल वर्तमान स्थितियों को देखें बल्कि देश के भविष्य को भी ध्यान में रखते हुए वो संविधान बनाए जिससे किसी को भी ऑब्जेक्शन ना हो. ऐसा संविधान बनाना बहुत बड़ा मुश्किल का काम था. बेटा ये जो लाइन्स हैं बेटा, यहाँ से लेकर जहाँ से रिलीजियस लाइन से इसका सेपरेशन वाली लाइन है और प्लस यहाँ तक आप देख सकते हैं कि कितनी समस्याओं को कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क्स को फेस करना पड़ा. ये 5 मार्क्स का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप जरूर लर्न कीजिएगा. द पाथ टू कॉन्स्टिट्यूशन. अब संविधान बनाने का रास्ता कैसे बना? डिस्पाइट ऑल दीज डिफिकल्टीज. कौन सी डिफिकल्टीज? जो अभी अभी हमने पढ़ी हैं. There was one big advantage for the makers of the Indian Constitution. हमारे भारतीय संविधान निर्माताओं को एक फ़ायदा जरूर मिला. Unlike South Africa, they did not have to create a census about what a democratic India should like. Much of this consciousness had evolved during the freedom struggle. देखिए यहाँ पर एक बात कही गई है कि साउथ अफ्रीका का केस थोड़ा उल्टा था, लेकिन यहाँ पर भारतीय नेताओं ने पहले से ही
अपनी बुद्धिमत्ता के साथ ये सोच रखा था कि स्वतंत्र भारत का या लोकतांत्रिक भारत का संविधान कैसा होना चाहिए। ये जागरूकता उन्होंने पहले ही डेवलप कर रखी थी और उस पर पहले से ही कुछ काम शुरू हो चुका था। फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान ही उन्होंने सोचना शुरू कर दिया था कि आने वाले टाइम में जब भारत का संविधान बनाया जाएगा तो उसमें कौन कौन से आइडियाज को ज़्यादा मेनली स्वीकार किया जाएगा। और आवर नेशनल मूवमेंट वाज नॉट मियरली ए स्ट्रगल, हमारा जो स्ट्रगल मूवमेंट था वो सिर्फ एक स्ट्रगल मूवमेंट ही नहीं था फॉरेन रूल के खिलाफ, बल्कि हम प्रिपेयर हो रहे थे फ्यूचर के लिए। इट वॉज ऑल्सो स्ट्रगल टू रेजुविनेट आवर कंट्री, हम अपने देश का पुनर्निर्माण करने का संघर्ष कर रहे थे। एंड टू ट्रांसफॉर्म आवर सोसाइटी एंड पॉलिटिक्स, हम अपनी सोसाइटी और पॉलिटिक्स को भी बदलने के लिए सोच रहे थे। देयर वर शार्प डिफरेंसेज ऑफ ओपिनियन विद इन द फ्रीडम स्ट्रगल अबाउट द पाथ इंडिया शुड टेक आफ्टर इंडिपेंडेंस, हालांकि आज़ादी के बाद भारत कैसा होना चाहिए इसके बारे में फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान ही अलग अलग हमारे नेताओं के मन में अलग अलग विचार थे। कोई किसी तरीके से सोच रहा है, दूसरा दूसरे तरीके से सोच रहा है। सच डिफरेंसेस एग्जिस्ट इवन टुडे, ये डिफरेंसेस तो आज भी दिखाई देते हैं, क्योंकि हमारे लीडर्स, कोई एक लीडर कुछ बोलता है, दूसरा लीडर कुछ बोलता है। येट सम बेसिक आइडिया, लेकिन फिर भी कुछ बेसिक आइडियाज होते हैं जिनको सब एक्सेप्ट करते हैं और जिस पर किसी को ऑब्जेक्शन नहीं होता है। ऐसा एक्सेप्टेंस जो है लेवल क्रिएट कर लिया गया था ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल। कैसे किया गया था वो अभी हम पढ़ेंगे। एज फार बैक एज इन द 1928, 1928 से पहले ही मोतीलाल नेहरू और 8 अदर कांग्रेस लीडर्स ने मिलकर एक कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट तैयार किया था भारत के लिए। यानी ड्राफ्ट का क्या मतलब होता है, रफ जो संविधान बना लिया था, एक ऑलमोस्ट जो है उसमें व्यूज लिए गए थे लीडर्स के। In 1931, the resolution at the Karachi session of the Indian National Congress dwelt on how independent India's constitution should look like. 1931 में ही कराची सम्मेलन के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भी ये जो है एक प्रपोजल पास किया था कि स्वतंत्र भारत का संविधान कैसा होना चाहिए, इसके बारे में सब लोग अपने व्यूज देंगे। बोथ दीज डॉक्यूमेंट्स, ये जो दोनों डॉक्यूमेंट्स, कौन सा, एक प्रपोजल, एक रेजोल्यूशन 1931 में पास हुआ, एक 1928 में मोतीलाल नेहरू जी की अध्यक्षता में पास हुआ था। तो इन दोनों प्रपोजल की वजह से कुछ जो है हमारे पास ऐसे कंक्लूजन आ गए थे कि सब लोग किन बातों पर जो है रेडी हैं, जैसे कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, वयस्क मताधिकार यानी सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, सबको वोट देने का अधिकार, राइट टू फ्रीडम स्वतंत्रता का अधिकार, इक्वालिटी समानता का अधिकार, और प्रोटेक्टिंग द राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज और अल्पसंख्यक लोगों को सुरक्षा का अधिकार। ये सारी ऐसी बातें हैं जो स्वतंत्र भारत होने से पहले ही हमारे नेताओं के मन में बनी हुई थी कि आने वाले टाइम में हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन में इस टाइप का अरेंजमेंट करेंगे कि इन सबको तो स्थान मिले ही मिले। और इसको सब लोगों ने स्वीकार भी किया। और लीडर्स जो भी थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बाद में चलकर, उन्होंने भी इसके बारे में अपनी जो है कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में अपनी ये राय रखी कि ये बातें तो सब लोगों को स्वीकार है, इनको तो एज इट इज शामिल कर लेना चाहिए। द familiarity with the political institutions of colonial rule also helped develop an agreement over the institutional design. अब ये जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है, कॉलोनियल रूल के दौरान जो हमारी राजनीतिक संगठन थे यानी कुछ पार्टियां थी, इनके बारे में तो सबकी एक टाइप से एग्रीमेंट ही था, सबका अप्रूवल था कि इंस्टीट्यूशनल डिजाइन देश के अंदर इस टाइप की इंस्टीट्यूशन तो बनी रहेंगी, चाहे वो कोर्ट्स हों और चाहे वो स्कूल कॉलेज जिस टाइप से चल रहे हैं एज इट इज़ बने रहेंगे, ताकि आगे चलकर हमें ज़्यादा सोचना ना पड़े। और अगर ये सक्सेसफुली वर्क अब कर रही हैं तो आगे भी कर पाएंगी। इस इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन को एज इट इज़ रखा जाएगा। द ब्रिटिश रूल हैड गिवन वोटिंग राइट्स ओनली टू अ फ्यू, अंग्रेजों ने तो वोटिंग राइट कुछ को ही दिया था, वो भी बहुत बाद में। On that basis, the British had introduced very weak legislature. अब जो few persons को वोट देने का राइट मिला, तो उसके बेसिस पर तो जो लेजिस्लेटर क्रिएट होंगी, विधानसभाएं बनाई जाएंगी, वो कमजोर ही होंगी, यानी उनके पास पावर नहीं होगी, क्योंकि मेजोरिटी पीपल उसको लाइक नहीं करते या उनके थ्रू वो इलेक्टेड नहीं है। Elections were held in 1937 to provincial legislatures and ministers all over British India. हालांकि 1937 में प्रोविंशियल लेजिस्लेचर के लिए इलेक्शन भी करवाए गए
और अलग अलग मंत्रालयों के मंत्री भी चुने गए पूरे ब्रिटिश इंडिया से। दीज वर नॉट फुली डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, लेकिन हम इनको पूरी तरह से लोकतांत्रिक सरकारें नहीं कह सकते। But the experience gained by Indians in the working of the legislative institutions proved to be very useful for the country in setting up its own institution and laws। देखिए बेटा, भले ही ये कुछ लोगों को अधिकार दे रहे हैं वोट देने का, भले ही इन्होंने हमें जो है इलेक्शन में पार्ट लेने का अधिकार दिया, लेकिन इसके बावजूद भी ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं थे, क्योंकि पूरा कंट्रोल इनका था और पूरी पब्लिक को वोट देने का अधिकार भी नहीं दिया गया था। तो फिर भी हम ये कह सकते हैं कि इनके अंडर में जो हमारे मिनिस्टर्स आए, जो हमारे ऑफिसर्स ने इनके अंडर में काम किया, उसकी वजह से इन लेजिस्लेटिव इंस्टीट्यूशंस का जो एक्सपीरियंस हमें गेन मिला, यानी कि हमें इनका जो काम करने का अनुभव जो इनके अंडर में मिला, वो उस अनुभव का आगे चलकर हमने खूब अच्छे से इस्तेमाल किया, अपनी खुद की संस्थाएं भी खोली और अपने देश के लिए जो है नए तरीके से जो है लॉज को इम्प्लीमेंट किया, जिससे कि लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा वेलबींग हो सके, ताकि हमसे भूल कम हो और फ़ायदा ज़्यादा हो। That is why the Indian Constitution adopted many institutional details and procedures from colonial laws like the Government of India Act 1935। यही कारण था कि भारतीय संविधान ने बहुत सारी वैसी की वैसी संस्थाओं को की डिटेल को, उनके प्रोसीजर को एज इट इज़ फॉलो कर लिया, जो कि कॉलोनियल लॉज के टाइम में पास हुई थी या कॉलोनियल लॉज बनाए गए थे। जैसे कि पहला ये दिया गया है भारत सरकार अधिनियम 1935, इसको एज इट इज़ या फिर ये कह सकते हैं इसके मैक्सिमम जो कंटेंट हैं वो आज भी हमारी सिचुएशंस में जो है एक्यूरेट बैठते हैं या हमें सही लगते हैं, तो हम उनको फॉलो कर रहे हैं। Years of thinking and deliberation on the framework of the Constitution had another benefit। सदियों तक या फिर कई सालों तक विचार विमर्श के बाद जो हमारा संविधान तैयार हुआ, इसका एक फ़ायदा हमें और भी हुआ। हमारे लीडर्स को कॉन्फिडेंस मिल गया, यानी आत्मविश्वास उनके अंदर जाग गया, टू लर्न फ्रॉम अदर कंट्रीज़, कि हम दूसरे देशों से के अनुभवों को भी प्राप्त कर पाए और उसको देखते हुए अपना अच्छा संविधान बना पाए। बट ऑन आवर ओन टर्म्स, लेकिन अपनी स्थितियों के अनुसार। मैनी ऑफ आवर लीडर्स वर इंस्पायर्ड बाय द आइडियल ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन। हमारे कई नेता फ्रांसीसी क्रांति से बहुत ज़्यादा प्रेरित थे। द प्रैक्टिस ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इन ब्रिटेन, ब्रिटेन का पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक सिस्टम हमें बहुत पसंद आया, और बिल ऑफ राइट्स जो यूएस का है वो भी हमें बहुत पसंद आया, जिसको एज इट इज़ हमने अडोप्ट किया अपनी सिचुएशंस के अकॉर्डिंग, अपनी कंडीशंस के अकॉर्डिंग। The socialist revolution in Russia had inspired many Indians to think of shaping a system based on social and economic equality। और जो रशियन रेवोल्यूशन हुई है बेटा, ये हिस्ट्री का आपका सेकंड चैप्टर होगा, रशियन रेवोल्यूशन। उस रेवोल्यूशन के दौरान जो एक सोशल आइडिया, एक जो हम कह सकते हैं सोशलिज्म की जो फीलिंग अमर्ज हुई थी, उसकी वजह से हमारे नेता लोग भी बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने हमारे सिस्टम को सोशल और इकोनॉमिक इक्वालिटी पर बेस्ड किया। क्योंकि बेटा अगर हम बात करें 1944 तक तो एज इट इज़ जो है हम लोग चल रहे थे ब्रिटिश रूल में, और उसके बाद से ये विचार विमर्श हुआ कि हमारा एक कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए या कुछ बेसिक रूल्स होने चाहिए। तो धीरे धीरे हमारे देश के अंदर जागरूकता फैलती चली गई। हमारे लीडर्स कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमवर्क को बनाने के लिए जो है आगे आने लगे, अपने विचार रखने लगे। धीरे धीरे 1946 में जाकर जो है यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली जो हमारी बनाई गई थी, उसने इस पर काम करना शुरू किया था। येट दे वर नॉट सिंपली इमिटेटिंग व्हाट अदर्स हैड डन। हालांकि ये बात भी सच है कि ठीक है, हमें दूसरे देशों से प्रेरणा मिली है, अच्छी अच्छी बातें सीखने को मिली, लेकिन हमने उनको एज इट इज नकल करने की कोशिश नहीं की। हमने उनको अपनी देश की स्थितियों पर जांचा परखा, उसके बाद उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट किया। एट ईच स्टेप दे वर क्वेश्चनिंग, हर स्टेप पर वो एक दूसरे से क्वेश्चन करते थे, वेदर दीज थिंग्स सूटेड आवर कंट्री, क्या ये चीज़ें हमारे देश को सूट करेंगी, उसके ऊपर खरी उतरेंगी हमारे देश की स्थितियों पर। ये सब विचार विमर्श किया गया। ऑल दीज फैक्टर्स कंट्रीब्यूटेड
टू द मेकिंग ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। इन सब बातों ने हमारे देश की कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग को में अपना जो है एक कंट्रीब्यूशन दिया, सहयोग दिया और हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। इस क्वेश्चन को भी बेटा आप जो है प्राइमरी लेवल पर इम्पोर्टेंट कंसीडर कीजिए कि हमें हमारे देश की जो बेसिक आइडियल्स हैं वो कहाँ से अडोप्ट किए गए हैं। जैसे कि पार्लियामेंट्री सिस्टम हमने ब्रिटेन से लिया, बिल ऑफ राइट्स हमने यूएस से लिया, और इसके अलावा जो है यहाँ पर आपको दिया गया था कि सोशलिज्म से रिलेटेड आइडियाज, इक्वालिटी और सोशल लेवल पर इक्वालिटी इस्टेब्लिश करने के लिए और इकोनॉमिक लेवल पर इक्वालिटी मेंटेन करने के लिए जो न्यू आइडियाज़ हैं वो हमें रशियन रेवोल्यूशन से मिले। और इसके अलावा अमेंडमेंट का प्रोसीजर है या फिर अदर थिंग्स है वो भी हमें अलग अलग देशों से मिले हैं। इन सब क्वेश्चन को आप साथ साथ करते चलिए। What were the ideals that inspired our Indian Constitution? Which type of ideas were adopted from which country? इस टाइप से हम क्वेश्चन फ्रेम कर सकते हैं। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली नेक्स्ट टॉपिक है हमारी भारतीय संविधान सभा। Who then were the makers of Indian Constitution? इतनी देर से हम कॉन्स्टिट्यूशन कर रहे हैं लेकिन हमें ये नहीं पता कि हमारे देश के संविधान को बनाने वाले लोग कौन थे। Who will find here very brief sketch of some of the leaders who played an important role in making the constitution। बेटा यहाँ पर हमें मिलेगा कि कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने वाले important leaders हमारे कौन थे। The drafting of the document called the constitution was done by an assembly of elected representative called the constituent assembly। हमारे देश का जो रफ ड्राफ्ट है या डॉक्यूमेंट जो ड्राफ्ट किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन का वो एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव बॉडी के थ्रू किया गया था जिसे हम क्या कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, यानी चुनी हुई ये कह सकते हैं प्रतिनिधियों की एक सभा जिसने आगे चलकर हमारे देश का संविधान बनाया। इलेक्शंस टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर हेल्ड इन 18 जुलाई 1946। बेटा इसको आप ही लिख सकते हैं, यहाँ पर डेट नहीं दी हुई। 18 जुलाई 1946 को हमारी संविधान सभा का जो है निर्माण किया गया था और इट्स फर्स्ट मीटिंग वॉज हेल्ड इन दिसंबर 1946। 9 दिसंबर 1946 को इसकी पहली मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई थी। इन लाइंस को आप अंडरलाइन करते चलिए ताकि आपको इम्पोर्टेंट फैक्ट्स पता चलते रहें, साथ साथ 1 मार्क वाले क्वेश्चन यहाँ से प्रिपेयर हो जाएंगे। सून आफ्टर द कंट्री वॉज डिवाइडेड इनटू इंडिया एंड पाकिस्तान। जल्दी ही हमारा देश भारत और पाकिस्तान 2 भागों में बट गया। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज ऑल्सो डिवाइडेड इनटू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया एंड दैट ऑफ पाकिस्तान। और इसी प्रकार हमारी संविधान सभा के भी 2 भाग बन गए, एक भारतीय संविधान सभा बनी तो दूसरी पाकिस्तान की संविधान सभा बनी। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दैट रोट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैड 299 मेंबर्स। भारतीय संविधान सभा के 299 सदस्य थे। द असेंबली अडोप्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑन 26 नवंबर 1949। हमारी संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को इस जो है संविधान को स्वीकार कर लिया यानी बना लिया। इट केम इनटू इफेक्ट ऑन 26 जनवरी 1950 और इसको 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर नवंबर दिया हुआ और यहाँ पर जनवरी आया है तो बीच में ये गैप इतना क्यों रखा गया, इसलिए ताकि एक इम्पोर्टेंट डेट को कंसीडर करना था। टू मार्क दिस डे वी सेलिब्रेट जनवरी 26 एज ए रिपब्लिक डे एवरी ईयर, ताकि हम हर साल 26 जनवरी मना सकें क्योंकि 26 जनवरी 1930 को फर्स्ट टाइम इंडिया में जो कांग्रेस कमेटी है उसने रेजोल्यूशन पास किया था कंप्लीट इंडिपेंडेंस का, तो उस डे को एक कोमोरेट करने के लिए, मनाने के लिए हमने इस दिन को चुना अपने कॉन्स्टिट्यूशन को इनेक्ट करने के लिए, लागू करने के लिए। Why should we accept the constitution made by this assembly more than 50 years ago? ये क्वेश्चन आया हुआ है बेटा जिसका आंसर अब यहीं पर आने वाला है। आप इस क्वेश्चन को भी प्राइमरी लेवल पर याद करेंगे। हम 50 साल पहले बने इतने पुराने संविधान को स्वीकार क्यों करते हैं, आज भी इसको फॉलो किए जा रहे हैं, किस वजह से? वी हैव ऑलरेडी नोटेड वन रीजन अबव। हम ऊपर एक चीज़ देख चुके हैं कि ये जो संविधान है ये हमारे संविधान निर्माताओं ने बहुत ही सोच समझकर, बहुत ज़्यादा डिस्कशन और डिबेट करके और दूसरे देशों के एक्सपीरियंस का फ़ायदा उठाकर बनाया है। तो पहला रीज़न तो यही हो गया कि इसी वजह से हम चाहते हैं कि इतना एक्सपीरियंस जो कॉन्स्टिट्यूशन है हम उसको फॉलो करें। दूसरा, द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट रिफ्लेक्ट द व्यूज ऑफ इट्स मेंबर अलोन। इस कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ इसके मेंबर्स के व्यूज नहीं हैं,
इट एक्सप्रेसेज ए ब्रॉड कॉन्शियसनेस ऑफ इट्स टाइम। ये अपने समय की बहुत बड़ी जागरूकता को भी दिखाता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने सिर्फ प्रेजेंट के बारे में नहीं सोचा, फ्यूचर के बारे में भी सोचकर लॉज बनाए जो आज भी एप्लीकेबल हैं। Many countries of the world have had to rewrite their constitution afresh because the basic rules were not accepted to all major social groups or political parties. आज भी बहुत सारे देश ऐसे हैं जो अपना बार बार कॉन्स्टिट्यूशन बदलते रहते हैं, उन्हें दोबारा लिखने की ज़रूरत महसूस होती है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने देश में रहने वाले सोशल ग्रुप्स और पॉलिटिकल पार्टीज़ का अप्रूवल नहीं लिया, कुछ बेसिक कंसेप्ट से उनसे एग्रीमेंट नहीं लिया। लेकिन हमारे देश का संविधान क्या है? सभी सोशल ग्रुप्स और पॉलिटिकल पार्टीज के मेंबर्स के अप्रूवल के बाद ही पास हुआ था। तो ये कारण भी हो गया। इन सम अदर कंट्रीज द कॉन्स्टिट्यूशन एग्जिस्ट एज ए मियर पीस ऑफ पेपर। दूसरे देशों में क्या होता है? ये सिर्फ कागज का टुकड़ा है। संविधान क्या है? एक मियर पीस ऑफ पेपर, जस्ट अ पीस ऑफ पेपर है। नो वन एक्चुअली फॉलोज इट। वहाँ पर कोई इसको फॉलो करने की कोशिश नहीं करता। द एक्सपीरियंस ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज डिफरेंट। हमारे संविधान का जो अनुभव है वो बिल्कुल अलग है इससे। Over the last half of a century, several groups have questioned some provisions of the constitution. हालांकि हम ये भी नहीं कहते कि यहाँ पर किसी ने क्वेश्चन नहीं उठाए। कई बार ऐसे कई प्रोविजंस के ऊपर हमारे जो सोशल ग्रुप्स हैं वो क्वेश्चन करते रहे हैं कुछ प्रोविजंस से रिगार्डिंग, बट नो लार्ज सोशल ग्रुप और पॉलिटिकल पार्टी हैज एवर क्वेश्चन द लेजिटिमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ। लेकिन किसी ने भी पूरे संविधान के ऊपर, इसकी जो है वैधता के ऊपर, इसकी विरासत के ऊपर क्वेश्चन नहीं उठाया, इसके बेसिक रूल्स के ऊपर। यानी ओवरऑल किसी ने इतना बड़ा ऑब्जेक्शन नहीं उठाया कि सरकार को ये सोचने के लिए मजबूर होना पड़े कि इसे दोबारा लिखा जाए या दोबारा बनाया जाए। यही साबित करता है कि सब लोग इसको एक्सेप्ट करते हैं, इसे रिगार्ड देते हैं और इसको फॉलो करते हैं। दिस इज़ एन अनयूजुअल अचीवमेंट। ये है एक जो है बहुत ही अद्भुत उपलब्धि है हमारे संविधान की कि सब लोग इस पर विश्वास करते हैं और इसको फॉलो भी करते हैं। सेकेंड रीजन फॉर एक्सेप्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशन इज दैट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रिप्रेजेंटेड द पीपल ऑफ इंडिया। दूसरा कारण ये भी है कि जो संविधान सभा का जो निर्माण किया गया था बेटा, वो किस बेस पर किया गया था? इलेक्शन के बेस पर किया गया था। यानी संविधान सभा के सदस्य चुने हुए प्रतिनिधि थे। हालांकि ये भी सच है कि वो पूरे भारत में यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का यूज करके नहीं चुने गए थे, कुछ लोगों ने चुना था उन्हें, लेकिन वो चुने हुए लोग तो प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा ही चुने गए थे जिन्हें वोट देने का अधिकार उस समय पर मिला हुआ था। सो द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कुड नॉट हैव बीन चूजन डायरेक्टली बाय ऑल द पीपल ऑफ इंडिया। हालांकि मानते हैं इस बात को हम कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स का इलेक्शन पूरे देश के लोगों ने नहीं किया था। इट वॉज इलेक्टेड मेनली बाय द मेंबर ऑफ द एग्जिस्टिंग प्रोविंशनल लेजिस्लेचर्स दैट वी मेंशन अबव। ये उन प्रोविंशनल लेजिस्लेटर में से ही चुने गए सदस्य थे जिनको जनता ने पहले चुनकर लेजिस्लेटर में भेज रखा था। उन्होंने अपने में से कुछ लोगों को किस रूप में देखा? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स के रूप में सिलेक्ट कर लिया था। This ensured a fair geographical share of member from all the regions of the country। क्योंकि इन प्रोविंशनल लेजिस्लेचर के अंदर बेटा हमारे देश के अलग अलग भागों के मेंबर्स शामिल थे। यानी अलग अलग कम्युनिटीज से, अलग अलग रीजन के लोग लेजिस्लेटर के पहले मेंबर बन चुके थे। उन्हीं में से कुछ को जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर के रूप में चूज कर लिया गया। अब आपको ये तो पता चल चुका है कि डिफरेंट पोर्शन आ चुके हैं, डिफरेंट रीजन से रिप्रेजेंटेशन देने वाले लोग आ चुके हैं। ऐसे में ऑब्जेक्शन की तो बात ही नहीं होती। द असेंबली वॉज डोमिनेटेड बाय द इंडियन नेशनल कांग्रेस। और ये असेंबली जो है इसमें सबसे ज़्यादा जिसका प्रभाव था वो थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, एक ऐसी पार्टी जिसने पूरे भारत की स्वतंत्रता संग्राम को अपना नेतृत्व प्रदान किया, उसकी लीडर बनी। बट द कांग्रेस इटसेल्फ इंक्लूडेड ए वैरायटी ऑफ पॉलिटिकल ग्रुप्स एंड ओपिनियन। कांग्रेस पार्टी अकेली एक ऐसे मतलब सिंगल पार्टी नहीं थी, इसके अंदर भी बहुत सारे सोशल ग्रुप बने हुए थे, अलग अलग ओपिनियन वाले लोग थे, तो जो कि अलग अलग रीजन से बिलोंग करते थे। द असेंबली हैड मैनी मेंबर्स हु डिड नॉट एग्री विद द कांग्रेस। और असेंबली के अंदर भी बहुत सारे ऐसे लीडर्स थे जो कि कांग्रेस की हर बात से रेडी नहीं रहते थे, यानी उससे एग्री नहीं करते थे, उसकी बात मानने के लिए तैयार नहीं होते थे। इन सोशल टर्म्स टू द असेंबली रिप्रेजेंटेड मेंबर्स फ्रॉम डिफरेंट लैंग्वेज ग्रुप्स। ये असेंबली में
अगर हम सामाजिक आधार पर भी देखें तो अलग अलग भाषा बोलने वाले लोगों का समूह शामिल था। अलग अलग जातियों के लोग चुने गए थे, अलग अलग क्लास के लोग चुने गए थे, अलग अलग धर्मों के लोग चुने गए थे और अलग अलग ऑक्यूपेशंस वाले लोग इसमें शामिल थे। मतलब डाइवर्सिटी तो यहाँ भी दिखाई दे रही है, जो कि ओवरऑल हमारे कंट्री के अंदर भी दिखाई देती है। इवन इफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज इलेक्टेड बाय यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, मान लेते हैं कि अगर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का राइट देकर पूरी जनता को असेंबली का इलेक्शन करने के या चांस दे दिया जाता, तो भी इसी प्रकार का कोई कंपोजिशन दिखाई देता। इसी टाइप से अलग अलग कास्ट, रिलीजन, लैंग्वेज, रीजन, ऑक्यूपेशन वाले लोग ही चुने जाते। तो ऐसे में जनता के लिए कोई नई बात नहीं थी, यानी इसके ऊपर ऑब्जेक्शन उठाने का कोई राइट नहीं था, क्योंकि डिफरेंट पार्ट्स को रिप्रेजेंटेशन देने वाले लोग, डिफरेंट सोशल ग्रुप से बिलोंग करने वाले लोग इस असेंबली के मेंबर थे। फाइनली द मैनर इन विच द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर्कड गिव्स सैंक्टिटी टू द कॉन्स्टिट्यूएंट। इस तरीके से हम देखते हैं तो हमारे देश का संविधान जो है एक पवित्र जो है भाव को दिखाता है। मतलब इसमें भेदभाव का तो कोई स्थान ही नहीं है। सभी सामाजिक वर्गों से जब लोग शामिल हो रहे हैं तो इसकी पवित्रता यहीं से साबित हो जाती है कि सबके मन में निष्पक्ष रूप से काम करने का भाव था। यानी पूरे देश का संविधान बनाते समय वो अपने पर्टिकुलर रिलीजन, कास्ट या सेक्ट या फिर रीजन को नहीं देखेंगे, बल्कि वो ये देखेंगे कि वो पूरे देश के संविधान का निर्माण करने जा रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर्कड इन ए सिस्टमैटिक, ओपन, कंसेप्चुअल मैनर। अब यहाँ पर संविधान सभा क्या कर रही है? बहुत ही क्रमबद्ध तरीके से सिस्टमैटिक वे में काम कर रही है, ओपन माइंडेड होकर काम कर रही है, जागरूकता के साथ काम कर रही है। वो इग्नोरेंस में नहीं कर रही कि कुछ बातें पता है और कुछ नहीं पता और चले जा रही है। उसने अपना सारा एक्सपीरियंस इसमें डाला है। फर्स्ट सम बेसिक प्रिंसिपल्स वर डिसाइडेड एंड एग्रीड अपॉन। पहले कुछ बेसिक जो आदर्श होते हैं या फिर सिद्धांत होते हैं उनको डिसाइड किया गया, उनके ऊपर सबकी सहमति ली गई। देन ए ड्राफ्टिंग कमेटी चेयर्ड बाय डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। फिर ड्राफ्टिंग कमेटी के जो हेड थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर, उन्होंने एक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट तैयार किया आफ्टर डिस्कशन करने के लिए भी, और सेवरल राउंड्स ऑफ थोरो डिस्कशन टुक प्लेस ऑन द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन। इस बने रफ संविधान के ऊपर भी कई राउंड की जो है मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई, जिसमें बार बार इसके ऊपर हर एक कंटेंट के ऊपर डिस्कशन किया गया। क्लोज वाइज क्लोज, एक एक पन्ना पलटकर एक एक टॉपिक को लेकर जो है डिस्कशन हुआ। यहाँ पर मोर देन 2000 अमेंडमेंट्स वर कंसिडर। कितने अमेंडमेंट हुए? 2000 से ज़्यादा इसमें बार बार सुधार किया गया। क्लोज वाइज क्लोज इस पर डिस्कशन करके इसकी कमियों को निकाला गया। मेंबर्स डेलिब्रेटेड फॉर 114 डेज स्प्रेड ओवर 3 ईयर्स। 114 दिन तक लगातार ये लोग मीटिंग करते रहे और हर बात पर बहस जारी रही और आखिरकार 3 साल, लगभग 3 साल का समय लगा। अब इसको हम ऐसे भी ले सकते हैं 2 ईयर्स 11 मंथ और 18 डेज के अंदर ये कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बनकर तैयार हुआ। एवरी डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेड, हर वो डॉक्यूमेंट जो इस सभा में पेश किया गया, एवरी वो वर्ड स्पोकन इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान सभा में हर वो शब्द जो किसी लीडर ने बोला, हैज बीन रिकॉर्डेड, उसको रिकॉर्ड किया गया, एंड प्रिजर्व्ड, और उसे सुरक्षित रखा गया है। और ये जो इनकी एक फाइल है जिसमें रिकॉर्ड भी हैं और प्रिजर्वेशन भी है, और हर डॉक्यूमेंट इसको संभाल कर जिस एक मेजर जो है प्रोजेक्ट में रखा गया है उसका क्या नाम है? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट इसका टाइटल डाला गया। इसको आप याद जरूर कीजिएगा, पूछा जा सकता है इस टाइप का क्वेश्चन। कितना टाइम लगा बनने में, कौन थे ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड, और जो इसके मेजर जो चेयरपर्सन थे वो कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा पहले जो है हमारे संविधान सभा के पहले अध्यक्ष थे, जो अस्थाई अध्यक्ष कह सकते हैं। और स्थाई किसको कहा जाता है? हमारे डॉक्टर इसको राजेंद्र प्रसाद जी को, यानी कि पहले हमारे राष्ट्रपति जी को, वो इस संविधान सभा के स्थाई ये कह सकते हैं अध्यक्ष थे। और ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड के रूप में डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, जिन्होंने इस देश का, हमारे देश का रफ संविधान बनाकर हमें दिया। और इन सब चीज़ों को बेटा, ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स हैं बेटा, इनको प्रिंटेड फॉर्म में
डिबेट जो बनाई गई हैं, इसकी 12 बल्कि वॉल्यूम्स तैयार किए गए, मोटी मोटी 12 मोटी किताबों के रूप में इसको लिखा बनाकर रखा गया है। दीज एवरी प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें हर जो है कॉन्स्टिट्यूशन का हर प्रोविजन के पीछे जो है एक रैशनल वे में डिबेट की गई है, यानी बहस करके और आखिरकार सबकी सहमति लेकर इन सब चीज़ों को बनाया गया है। These are used to interpret the meaning of the constitution। इनको संभाल कर क्यों रखा गया? अभी ये क्वेश्चन बनेगा कि ये जो संविधान सभा के सदस्य थे, इन्होंने जो भी बहस की या जो शब्द बोले या जो डॉक्यूमेंट पेश किए या फिर जो वहाँ पर जो प्रूफ पेश किए किसी भी चीज़ को साबित करने के लिए, तो उन सबको संभाल कर क्यों रखा गया? ताकि आने वाले टाइम में अगर किसी भी वर्ड से रिलेटेड या किसी लॉ से रिलेटेड कोई कन्फ्यूजन क्रिएट हो तो उसको इंटरप्रेट किया जा सके, उसकी व्याख्या की जा सके, उसे समझाया जा सके। आज के लिए बस इतना ही बेटा। अब आप क्या करेंगे, जितना लेसन मैंने आपको पढ़ाया है यहाँ तक पढ़ लीजिएगा और इसके बाद इसके इन बिटवीन क्वेश्चन आंसर साथ साथ लर्न कीजिए और अपना जो है प्रॉपर और रेगुलर वर्क मेंटेन करके रखिए। थैंक यू।